नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा भी दौर था जब कविता, गणित और ब्रह्मांड के राज इन सब की खोज एक साथ एक ही जगह हो रही थी। आज हम चल रहे हैं भारत के गुप्त साम्राज्य के सफर पर। एक ऐसा दौर जिसे अक्सर भारत का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसकी वजह है विचारों का वो गजब का उछाल जो उस वक्त आया। देखिए, गुप्त काल की जो असल महानता है ना, वो उसकी लड़ाइयों में नहीं बल्कि उसके विचारों की ताकत में है। साहित्य, विज्ञान, दर्शन, हर तरफ जो काम हुआ वो कमाल का था। मतलब ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी नींव सिर्फ तलवारों पर नहीं बल्कि शब्दों और संख्याओं पर रखी गई थी। तो ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? वो चलती हैं इन्हीं पुराने ग्रंथों से, उस जमाने के नाटक और दर्शन की किताबें। ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये इस बात का सबूत है कि वो एक ऐसा समाज था जहां ज्ञान और कला की सबसे ज्यादा कद्र थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो क्रिएटिविटी का सैलाब आया, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इसका जवाब यकीन माने बहुत ही सिंपल है। भाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। हुआ ये कि गुप्त काल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। प्राकृत, जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी, उसकी जगह ले ली संस्कृत ने, और संस्कृत बन गई साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि सारे शिलालेख, सरकारी कामकाज, बड़ी बड़ी बौद्धिक बहसें, सब कुछ एक ही भाषा में होने लगा। इससे हुआ ये कि पूरे साम्राज्य में आइडियाज का लेन देन बहुत आसान हो। और एक दिलचस्प बात, इसी दौरान जब भाषा बदल रही थी, तभी भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, उन्हें भी उनका आज वाला फाइनल रूप मिला। अब सोचिए, ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि उस दौर में सोच विचार का लेवल कितना गहरा था। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस भाषा से कौन कौन से वो नायाब हीरे निकले, साहित्य और नाटक की वो रचनाएं जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। ये जो लिस्ट हमारे सामने है, इसमें उस दौर के कुछ महान नाटककार और उनके नाटक हैं। और हाँ, एक नाम जो इन सब में सबसे ऊपर चमकता है वो है महाकवि कालिदास का। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अरे ये तो आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उस दौर की क्रिएटिविटी का एक बेमिसाल नमूना है ये। और हाँ, कहानी सिर्फ मंच तक ही नहीं थी। किस्से कहानियों का तो जैसे सुनहरा दौर चल रहा था। जरा विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियों के बारे में सोचिए। इतनी असरदार कि दुनिया की न जाने कितनी भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन हुआ। आज भी बच्चों को सिखाने के लिए उन कहानियों का इस्तेमाल होता है। मतलब इन पुरानी कहानियों ने पूरी दुनिया में स्टोरी टेलिंग के तरीके को बदल कर रख दिया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। क्या ये सारी क्रिएटिव एनर्जी सिर्फ मनोरंजन, सिर्फ कला और कहानियों के लिए ही थी, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा सिस्टमैटिक? तो जवाब है बिल्कुल। उनकी सोच बहुत गहरी थी। गुप्त काल के जो विचारक थे ना, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे थे। वो तो असल में दुनिया को समझने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार कर रहे थे। फिलॉसफी के लिए, कानून के लिए और यहां तक कि खुद भाषा के नियमों के लिए भी। इसी दौर में दर्शन के अलग अलग स्कूल बने। जैसे हम सांख्य दर्शन की बात करें, जिसने इस सवाल पर गौर किया कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है, या फिर न्याय दर्शन, जिसने लॉजिक और तर्क के नियम बनाए। ये लोग जिंदगी के बड़े बड़े सवालों से जूझ रहे थे और सच्चाई को एक सिस्टम से समझने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े और गहरे विचारों को बताने के लिए एक सदी हुई भाषा तो चाहिए ही। इसीलिए इस दौर में ग्रामर और डिक्शनरी पर इतना जोर दिया गया। जैसे अमर सिंह का अमरकोश। ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं थी, नहीं, ये तो संस्कृत भाषा के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल था। एक ऐसा टूल जो आज भी काम आता है। और ये जो सिस्टम से सोचने का तरीका था ना, ये जिंदगी के हर हिस्से में नजर आता है। कानून को स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में कॉडिफाई किया गया, मतलब उनके नियम लिखे गए। और तो और काम सूत्र और नीति सार जैसी किताबों ने भी एक बेहतर जिंदगी जीने और राजकाज चलाने का तरीका बताया। मकसद एक ही था, एक व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज्ड समाज बनाना। तो अभी तक तो हम शब्दों और विचारों की दुनिया में घूम रहे थे, लेकिन गुप्त काल का टैलेंट सिर्फ यहीं तक नहीं था। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं सीधा ब्रह्मांड में, विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया में, जहां इस दौर में जो तरक्की हुई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी।
उस जमाने में गणित और खगोल विज्ञान पर जो ग्रंथ लिखे गए वो सच में क्रांतिकारी थे। ये वो किताबें हैं जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इन कमाल की खोजों के पीछे थे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराह मिहिर जैसे जबरदस्त दिमाग। इन्होंने आर्यभट्टियम और ब्रह्म सिद्धांत जैसे ग्रंथ लिखे। जरा सोचिए, इनमें जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट था। ये बताया गया था कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है। ये ऐसी बातें थीं जो अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थीं। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और दर्शन से लेकर कानून तक, तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि गुप्त काल वाकई में एक बौद्धिक स्वर्ण युग था। तो देखिए, हमारा ये सफर महाकाव्यों की कहानियों से शुरू हुआ और सितारों की गिनती तक पहुंचा। ये वाकई एक ऐसा दौर था जब इंसानी दिमाग हर दिशा में अपनी हदें तोड़ रहा था, और इसने भारतीय सभ्यता पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आखिर वो कौन सी बातें होती हैं, कैसा माहौल होता है जब किसी एक ही समाज में कला, विज्ञान और दर्शन सब कुछ एक साथ अपने शिखर पर पहुंच जाता है? गुप्त काल हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।